नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करते हैं। भारतीय संविधान के हम लोग पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग प्रियम्बल या इसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, इस चैप्टर के विषय में बात करेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, परीक्षाओं में। और प्रस्तावना हमारे जो भारतीय संविधान में दी गई है वो है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना को लाया किसने। इसको पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, इसको सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्ट रिसोल्यूशन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में ये कब ले आए थे? 13 दिसंबर 1946 को। इसे पहले हम बता चुके हैं। जो प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान में है उसको संविधान सभा के सामने सबसे पहले कौन लेकर आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब लेकर आए थे तो उसे क्या कहा गया? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। कब लेकर आए थे? 13 दिसंबर 1946 को। जो प्रस्तावना है उसको अभी हम बताएंगे। प्रस्तावना में क्या शब्द दिए गए थे, उनके अर्थ पूछे जाते हैं आपसे परीक्षाओं में। और प्रस्तावना में कुछ शब्दों को बाद में शामिल किया गया संविधान में संशोधन करके, वो भी कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रमबद्ध ढंग से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, जो शामिल की गई है, उसको सबसे पहले लाने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब लेकर आए? 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। मीन्स संविधान बनाने का उन्होंने एक उद्देश्य रखा था कि संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसे कब पास किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो यहां पर आपको 3 क्वेश्चन का जवाब मिल गया। संविधान में जो प्रस्तावना या प्रियम्बल जो शामिल किया गया है उसको ले कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस दिन ले आए थे? 13 दिसंबर 1946 को। इसको क्या कहा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पास किया? इसका आंसर है आपका 22 जनवरी 1947। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया, कब लाया गया और कब इसको पास किया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग इस चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तावना के आप सुन लें और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनके शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं। प्रस्तावना पे कुछ स्टेटमेंट भी आए हैं, वो पूछे जाते हैं। प्रस्तावना में कुछ शब्दों को शामिल किया गया है, वो परीक्षाओं के क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार हम आपको बता देते हैं प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम सभी भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए हम इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत करते हैं या स्वीकार करते हैं। तो ये आपकी प्रस्तावना की लैंग्वेज है, भाषा है। प्रस्तावना में दिए गए जो स्टेटमेंट है वो है। हम लोगों को टू द पॉइंट बात करना है कि प्रस्तावना से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन का आपको आंसर बता दिया गया है, कब लाया गया, किसने लाया और इसको कब पास किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि प्रस्तावना का जो विचार है, वो जो आइडिया है, जो अपने संविधान में हम लोगों ने शामिल किया है, उसको किस देश से लाए हैं हम लोग। प्रस्तावना की जो आइडिया है, जो विचार है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। आप जानते ही हैं हमारा जो संविधान है वो कई देशों के संविधान से
लिया गया है। तो हम लोगों ने नकल किया है, लेकिन अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार जो हम लोगों के लिए उचित था वही हम लोगों ने अपने अपने संविधान में शामिल किया है। तो पहला क्वेश्चन, प्रस्तावना की जो विचार है, जो आइडिया है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, अभी आपको हमने बताया हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो लैंग्वेज, जो भाषा है इसकी, प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो ये दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के याद रखेंगे। प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन अगर पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा मीन्स लैंग्वेज उसकी कहां से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन पर कभी कभी आप लोग गलती ये करते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, बताते कुछ और है। तो विचार पूछे तो अमेरिका के संविधान से बताएं, लैंग्वेज पूछे, प्रस्तावना की भाषा पूछे, तो आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ पूछे जाते हैं। तो उन शब्दों के अर्थ पर हम लोग बात कर लेते हैं, उन शब्दों का क्या मतलब है। तो पहला शब्द है दोस्तों, प्रस्तावना में दिया गया जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या अर्थ है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है? स्वतंत्र है। मीन्स हमें हमारे देश पर किसी अन्य देश का नियंत्रण नहीं है, हम अपने आप में क्या है? स्वतंत्र हैं। तो हमारे आंतरिक और बाह्य मामले, आप देखते हैं हमारे जो विदेश मंत्री है इस समय वर्तमान में, वो किसी भी देश में जाकर के अपनी देश की जो पॉलिसी होती है उसको स्वतंत्र रूप से लागू करते हैं, वहां पे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखते हैं। तो ये क्या है? हमारे बाह्य जो मामले हैं, जो बाहरी मामले, जो विदेशी मामले हैं, उसमें भी हम लोग स्वतंत्र हैं और आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र हैं। तो भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। मीन्स भारत के ऊपर न तो आंतरिक इंटरनल और न ही बाह्य मामलों में मीन्स विदेशी मामलों में किसी प्रकार का, किसी भी देश का हम लोगों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा शब्द जो दिया गया है दोस्तों, समाजवादी। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? समाजवादी शब्द जो प्रस्तावना में दिया गया है उसका अर्थ क्या है? कि जो उत्पादन और वितरण, देश में जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन होता है या उनका सेल होता है, वितरण होता है, उन दोनों पर केंद्र और राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। मीन्स समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? जो देश समाजवादी होता है उसमें उत्पादन और वितरण का पूरा नियंत्रण किसके पास होता है? केंद्र और राज्य सरकार के पास होता है। लेकिन हमारा देश, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप दो शब्द सुनते होंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी उत्पादन और वितरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण हम लोग समाजवादी शब्द में क्या करेंगे? उत्पादन और वितरण का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार को है, इसके साथ ही हमारी प्राइवेट संस्थाओं को भी है। ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं? भारत में उत्पादन और वितरण दोनों का कार्य करते हैं। तो अब ये समाजवादी शब्द का अर्थ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो शब्द दिया गया है इसका क्या अर्थ है? मीन्स अपने देश का, अपने देश के किसी स्टेट का, किसी राज्य का भी कोई एक धर्म नहीं होगा, कोई अपना धर्म नहीं होगा।
हमारे देश में जो धर्म होगा वो किसका होगा? पब्लिक का होगा, जनता का होगा। तो जो भी देश धर्मनिरपेक्ष देश होता है उसमें ना तो किसी स्टेट का, ना वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसी का भी अपना कोई धर्म नहीं होता है। धर्म किसका होता है? वहाँ की पब्लिक का होता है, वहाँ की जनता का होता है। तो जो देश धर्मनिरपेक्ष देश होता है उसे पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। ठीक है। अगले जो शब्द दिया गया है दोस्तों, गणराज्य। गणराज्य को रिपब्लिक भी कह सकते हैं, इंग्लिश वर्ड में अगर यूज किया जाए। आप देखते हैं रिपब्लिक कंट्री बोला जाता है, मीन्स क्या है? गणतांत्रिक देश, गणराज्य है। इसका क्या अर्थ क्या है? तो जो आपके प्रस्तावना में भारत को गणराज्य कहा गया है, मीन्स रिपब्लिक कहा गया है, तो गणराज्य का क्या अर्थ है? मीन्स भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उसका चुनाव होगा, ना कि वो क्या होगा? वंशानुगत होगा। तो ध्यान क्या रखना है, जो भी रिपब्लिक कंट्री होती है, जो भी गणतांत्रिक देश होता है, उस देश में वहां के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, न कि वो वंशानुगत होता है। उदाहरण के रूप में जैसे मान ले आप ब्रिटेन में देखते हैं, वहां का राष्ट्रपति क्या है? एक वंश परंपरा के अनुसार आगे बढ़ता है। तो हमारा देश क्या है? रिपब्लिक कंट्री है, गणराज्य है। हमारे देश में क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है। तो ये दोस्तों कुछ शब्द थे जिनके हमें अर्थ जानना है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस पर कुछ स्टेटमेंट भी आए हैं। हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ थे, विद्वान थे, उन्होंने प्रस्तावना पर कुछ अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि प्रस्तावना क्या है। उस पर कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी ने कहा कि प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है, किसी ने कहा कि ये संविधान की आत्मा है, किसी ने कहा कि ये कुंजी है। तो किसने क्या कहा प्रस्तावना को, ये हम लोगों को जानना है, ये आपको याद भी करना है, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रस्तावना, किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद करनी है। तो आइए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं, किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, इसे चाहे तो आप नोट भी बना सकते हैं। हम बोल रहे हैं प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? क्या बताएंगे? N.A. पालकीवाला। ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको कई किताबों में खोजने पड़ेंगे, तब जाके ये सारे स्टेटमेंट मिलेंगे। आपको एक साथ हम सारे स्टेटमेंट बता रहे हैं, जिसे आपको नोट्स भी बना सकते हैं और कई बुकों का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा। आपको सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सोल है। ठीक है। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? यह भी कई बार क्वेश्चन के रूप में आया है। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा था। इसी तरह की क्वेश्चन आपको एक फंडामेंटल राइट्स में भी मिलता है, लेकिन ध्यान देंगे वहां पर उसका आंसर कुछ और है। ठीक है। वहां पर मौलिक अधिकार में आपको जो अनुच्छेद 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वो संविधान की आत्मा है, लेकिन जहां पे जो क्वेश्चन पूछे उसको ध्यान देना है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान है कि जब क्वेश्चन में डाला है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा? तो अब क्या बताएंगे? ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा था। अगला स्टेटमेंट क्या है? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा था। अगला स्टेटमेंट, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार, याद रखेंगे इसको,
ये भी एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? तो ये आपको दिए थे अल्लादी कृष्णा स्वामी। अल्लादी कृष्णा स्वामी ने ये अपना स्टेटमेंट दिया था। के आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो इसमें और कुछ चीजें हैं जो हमें आपको बताना है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोगों को अब ये जानना है कि अब तक तो हम लोग जान चुके हैं कि प्रस्तावना पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं जो विद्वानों के, किसने क्या कहा था, ये आपको याद भी करना है। अब हम लोगों को जानना है कि प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस गए, प्रस्तावना को कुछ लोग ये कहते थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का पार्ट है। कुछ लोग ये चाहते थे कि ये प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। इस पर जब विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या निर्णय दिया, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछे गए? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, पार्ट नहीं है, यह किस केस में या किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। कभी कभी वर्ष भी पूछा जाता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किस केस में, किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, पार्ट है, और किसमें कहा कि नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन का हम लोगों को जवाब जानना है। तीसरा हम लोगों को जानना है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, और प्रस्तावना में जो संशोधन हुए हैं तो उसमें नया शब्द क्या शामिल किया गया है, और प्रस्तावना में संशोधन कब हुए। ये 3 क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं के होते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों प्रस्तावना पर जो विवाद था वो बढ़ता गया, और ये विवाद इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में केस हो गई। सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न ये था कि क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए। अगर ये संविधान का अंग नहीं है तो इसको हटा दिया जाए, फिर संविधान में इसको रखने की जरूरत क्या है। और ये जो केस है, ये जो मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया कब? 1960 में। 1960 में जो केस गया, उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, वेरुवारी बनाम भारत संघ, मीन्स इंडियन गवर्नमेंट। वेरुवारी बनाम भारत संघ, ये जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या प्रश्न रखा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का पार्ट नहीं है, और इसे संविधान का अंग न माना जाए। इस केस को सुप्रीम कोर्ट सुनते हुए क्या निर्णय दिया? तो निर्णय क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग, पार्ट नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, यही एग्जाम का क्वेश्चन होता है, जो पूछा जाए उसी का आंसर देना है। अब देखिए, वेरुवारी बनाम भारत संघ में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो ऐतिहासिक डिसीजन था। क्यों? क्योंकि जो संविधान में लिखा गया था उसी चीज को क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? ये कह रहा है कि ये संविधान का अंग नहीं है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो जैसे क्वेश्चन पूछे उसको आपको जवाब देना है। 2 चीजें याद ध्यान रखना है। वेरुवारी बनाम भारत संघ, इंडियन गवर्नमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन पूछता है कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। आप क्या बताएंगे? वेरुवारी बनाम भारत संघ 1960, इसमें इसको अंग नहीं माना गया, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक डिसीजन दिया कि इसमें सरकार संशोधन भी नहीं कर सकती है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। अब ये जो विवाद था फिर आगे बढ़ा, और ये विवाद पुनः सुप्रीम कोर्ट में कब गया? 1973, 1973 में। 1973 में जो ये पुनः जब केस गया
तो इस केस को कहा जाता है केशवानंद भारती वर्सेज या बनाम केरल राज्य। 1973 में प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर यही रखा गया कि क्या प्रस्तावना का संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये जो केस था वो कब आया, 1973 में। पहली जो केस थी वो कब आई, 1960 में। तो 1973 में जब केस ये गया केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है और प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय देते हुए क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का ये पार्ट है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। यहां पे देखिए इसमें कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, 1973 में ऐतिहासिक डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये प्रस्तावना संविधान का ही पार्ट है, संविधान का अंग है ये, और लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है। और एक उसमें कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं आप, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अब देखिए भारत को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। भारत को पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष देश कहा जाता है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रस्तावना में जो ये शब्द दिए गए हैं इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो बेस है उसको आप नहीं बदल सकते संशोधन करके। संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेस स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर आपको हमने बता दिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको बदल नहीं सकते हैं। इसको संविधान में संसद द्वारा इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब इसी डिसीजन के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हमेशा याद रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया और उसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो कभी संशोधन का वर्ष पूछता है एग्जाम में, और कभी उसमें कौन से शब्द जोड़े गए वो ऑप्शन में दे करके पूछता है। तो हम लोग दोनों चीजें जानते हैं। प्रस्तावना में जो पहला संशोधन हुआ वो हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। 1976 में पहला संविधान संशोधन किया गया प्रस्तावना में। ये जो संविधान संशोधन था श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। प्रस्तावना में जब ये संशोधन किया गया तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए ये आपको ऑप्शन में बताना होता है। तो पहला शब्द क्या जोड़ा गया, समाजवादी। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो उसमें समाजवादी शब्द था, समाजवादी शब्द का अर्थ भी हमने बताया आपको। तो पहला जो शब्द है वो क्या जोड़ा गया इसमें, समाजवादी। दूसरा शब्द इसमें क्या जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, मीन्स भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तीसरा इसमें शब्द क्या जोड़ा गया, अखंडता। तो ये याद रखेंगे कि प्रस्तावना में पहले संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अब अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, जहां पर कई बार कई स्टूडेंट गलतियां करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। आपको बिना कंफ्यूजन के आपको सीधे जवाब देना है, प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया जा चुका है, उसके बाद आज तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने देखा अभी यही पे हमने बताया कि
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक डिसीजन क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना में संशोधन तो आप करेंगे लेकिन उसके बेस स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते, उसको आप नहीं बदल सकते। तो आज तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो आप क्या बताएंगे? केवल एक बार संशोधन किया गया है। इस तरह से दोस्तों आज का ये चैप्टर प्रीएम्बल पूरा हुआ। प्रयास करें आप कि समझ कर पढ़ें, रट करके अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपको फ्यूचर में समस्याएं होगी। समझ जाएंगे तो वो आपको आजीवन कभी भी नहीं भूलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, ये टीचर की डिमांड है, हमेशा टीचर यही चाहेगा कि भाई आपको, अगर हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो और हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। लाइक भी करें इसको। तो थैंक यू दोस्तों।